हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका जीबी ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। और ये हमारी आज की पहली वीडियो है और हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर 1 है साइंस का, एनसीईआरटी में क्लास 8 का। तो उनके लिए हम जितना भी सफिशिएंट नॉलेज चाहिए था उस बुक में हमने इसके अंदर आपको देने का ट्राई किया है। ओके, तो आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करने वाले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट होता क्या है, तो ये भी तो जानना ज़रूरी है, नहीं है ना। तो माने कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। आपने प्रोडक्शन तो पता होगा, प्रोडक्शन मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन करना, क्रॉप का प्रोडक्शन करना मतलब क्रॉप को बनाना, ठीक है। और मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे स्टोर करेंगे, वो सब मैनेजमेंट में आ गया, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें कि क्रॉप का प्रोडक्शन की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर तो हम बात कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, तो क्रॉप प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हो जाता है कि क्रॉप को प्रोडक्ट करना, ठीक है, क्रॉप को बनाना, ठीक है। क्रॉप को बनाना मतलब क्रॉप उगाना, ठीक है। और मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया उसको बचा के रखना। तो इधर उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा हमने दे रखा है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। एक साइंस की ऐसी प्रैक्टिस है, माने साइंस में एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मिनट बच्चों। क्रॉप प्रोडक्शन एक ऐसे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक साइंस की ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसके अंदर हम प्लांट्स को उगाते हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन नीड्स के लिए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि एनिमल्स के लिए उगाते हैं, एनिमल्स माने कि अब लाइफ साइकिल के लिए ये भी तो है कि एनिमल्स को भी तो फूड चाहिए। जैसे हम किसी फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो एनिमल्स भी तो फूड के ऊपर डिपेंड है। हमारा भी सोर्स प्लांट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ये सब हमारा, ये सब हमें खाते हैं ना, हम नहीं खाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एनिमल्स को भी तो प्लांट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें क्रॉप उगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब वो क्रॉप्स कैसे उगते हैं, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखा जाता है। अगर हमें क्रॉप को उगाना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि उसको उगाने के लिए, अगर क्रॉप को हमें उगाना है मतलब, ठीक है, हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें फार्मिंग करनी है, तो हमें है ना इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि लैंड प्रिपरेशन, लैंड को सही तरीके से प्रिपेयर करना उस सीड के लिए, फिर उसकी सीडिंग करना, फिर उसका फर्टिलाइजेशन, सही फर्टिलाइज़र यूज़ करना, इरिगेशन करना, पानी पहुंचाना उसके पास, उसमें फिर पेस्ट एंड वीड कंट्रोल्स हो गया, उसका ध्यान रखना और हार्वेस्टिंग करना, फिर लास्ट में आता है उसका स्टोरेज करना, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद वो चीज़ बन के निकलती है, वो प्रोडक्ट हमें बन के निकलता है जो हम खाते हैं, है ना। इतना ईजी लगता है ना कि बस है ना, ऐसा लगता है कि बस वो क्रॉप डाला ने उग गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। उसके लिए है ना बहुत सारी प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ता है, और वो कैसे गुजरता है, क्या होता है, हम आगे आज सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसी को कुछ डाउट इसके अंदर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो हमारे दो टॉपिक्स हैं, वो आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, एक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और एक है बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप की हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चरिंग में, माने कि खेती में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स की हम बात करें तो बेसिक प्रोडक्शन माने क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, कौन से प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ेगा, और कौन से प्रोसेस से गुजरने के बाद वो है ना ग्रोन करेगा कि कैसे प्लांट उगेगा और कैसे है ना पूरा प्रोडक्शन होगा, तो वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर, हम हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी तक हाँ, और एक और बात
कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारी और वीडियोज़ आते रहेंगे चैप्टर के हिसाब से, ओके। तो वो और उनको हेल्पफुल होती रहेगी बच्चों के लिए, ठीक है। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों की कंपटीशन वीडियोस होंगी इसके अंदर, बट कोई बात नहीं, आई शुड ट्राई माई बेस्ट, ओके। मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, जितना मुझसे बेस्ट हो सकता है मैं उतना बच्चों को बेस्ट दूंगा, और इस वीडियो में मैं उतना कैप्चर करने का भी ट्राई करूँगा कि मैं बच्चों तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, ठीक है। अब हम बात करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सबसे पहले है। तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसका मीनिंग क्या होता है कि हमें है ना फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर करना है, तो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्रॉप चाहिए। क्या चाहिए? क्रॉप चाहिए, वो भी एक सफिशिएंट क्रॉप चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट क्रॉप का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा क्रॉप चाहिए जो इस लैंड पे ग्रोन हो सके, ठीक है। अब वो लैंड पे भी डिपेंड करता है ना कि क्रॉप कैसा ग्रोन होना है, और वो सब कुछ प्रोसेस हम इसमें अब जानेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्रॉप क्या होता है। क्रॉप एक प्लांट होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं सेम काइंड के होते हैं। ऐसे प्लांट जो सेम से एक ही तरीके के हैं, और उसे हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं एक प्लेस में, वो भी एक ही जगह पर, वो भी लार्ज स्केल में। लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे कहते हैं क्रॉप्स। कोई भी प्लांट को हम उगा रहे हैं एक ही जगह पर, वो भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी में, उसे कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। यू ऑल तो वैसे, ठीक है, कुछ डाउट इसमें क्रॉप का मीनिंग में, ओके। तो दूसरा ये कि क्रॉप्स तो तुम देखे होगे, तुमने, तुम्हारे घर पे खाना बनता है, दाल बनती है, ठीक है, वेजिटेबल्स आते हैं, वो सब किस में से उगते हैं, एग्रीकल्चरिंग करने के बाद ही तो उग रहे हैं। तो उसमें कुछ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दे रखे, जैसे कि सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या है, क्रॉप्स ही है। ये सब क्रॉप से ही ऑब्टेन हो रहे हैं ना, फार्मिंग करने के बाद ही ऑब्टेन हो रहे हैं, क्रॉप के बाद ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो हम इधर बात करने वाले हैं कि क्रॉप के भी दो तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। क्रॉप ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कि गर्मी में उग गया, ठंडी में उग गया, बारिश में उग गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्रॉप भी है ना सीजन्स के टाइम पे, वो भी अलग अलग जगह पे और अलग अलग डेल्टा पे ग्रोन होते हैं, ठीक है। उसको सफिशेंट टेम्परेचर चाहिए, सफिशेंट हैबिटेट चाहिए, सफिशेंट उसको है ना इन्वामेंट चाहिए उसको ग्रोन होने के लिए, ठीक है। अब उसमें है ना दो तरीके के क्रॉप्स वैसे फाइंड होते हैं। दो तरीके के क्रॉप्स के अंदर सारा का सारा कैटेगरी डिवाइडेड है। एक है खारिफ क्रॉप्स, एक है रैबी क्रॉप्स, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स और रैबी क्रॉप्स। अगर हम खारिफ क्रॉप और रैबी क्रॉप्स के ऊपर डीपली थोड़ा डिस्क्राइब करें तो ठीक है, क्रॉप के कितने टाइप है, दो टाइप के क्रॉप्स हैं, ओके। अब वो दो टाइप में क्रॉप्स कौन से हैं, दो टाइप के हैं। एक है खारिफ क्रॉप्स, एक है रैबी क्रॉप्स, ठीक है। अब खारिफ क्रॉप्स और रैबी क्रॉप्स में फ़र्क क्या है, तो देखो खारिफ क्रॉप जो है वो मानसून के सीज़न में उगते हैं। कौन से सीजन में उगते हैं, मानसून के सीज़न में उगते हैं, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स जो है वो है ना बच्चों मानसून सीजन में उगते हैं। मानसून मीनिंग क्या है ना, रेनी सीजन में उगते हैं। और ये रेनी सीजन में उगते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको है ना ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, ठीक है, ग्रोन होने के लिए, ठीक है। अब इन क्रॉप्स को ग्रोन होने के ज़्यादा अमाउंट में भी टेम्परेचर वाटर चाहिए होता है, साथ में इनको है ना एटमॉस्फेयर भी माने कि नॉर्मल ठंडा चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, एज अ इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे है ना अलग अलग मानसून देखने को मिलता है, और हाई क्वांटिटी में हम लोग क्रॉप्स ऑब्टेन भी करते हैं, ठीक है, फॉर आवर क्लाइमेट्स की वजह से, ठीक है। अभी खारिफ क्रॉप्स की मैं बात करूँ तो खारिफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स दूँ तो मैं आपको खारिफ क्रॉप के एग्जांपल्स में बोल सकता हूँ, हमारे पास सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया,
ग्राउंडनट हो गया, ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा बहुत सारे हो गए जो है ना मानसून सीजन्स में उगते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं मौसम की बात करूँ कि कौन से मंथ में ये ग्रोन होते हैं, तो ये ज़्यादातर जून टू सितंबर के बीच में ये क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। ओके, ठीक रहेगा। चलो अभी हम बात करें रैबी क्रॉप्स की, ठीक है। तो रैबी क्रॉप जो है वो मैं बोलूँगा कि रैबी क्रॉप्स है ना मानसून रेनी सीजन्स में तो होते ही है, साथ में इनको स्पेसिफिकली विंटर सीजन भी चाहिए ग्रोन होने के लिए, ठीक है। ये विंटर में भी ग्रोन होते हैं। ओके, अब इनके अगर मैं बात करूँ मंथ्स, तो ये है ना अक्टूबर से लेके मार्च तक के महीने में ये ग्रोन होते हैं। तो मार्च के महीने में ये ग्रोन होता है। और इनके एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं दूँ तो इनके एग्ज़ाम्पल्स में आपको मिल जाएंगे, इनके एग्ज़ाम्पल्स में आपको दूँ तो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि मस्टर्ड्स हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया और वीट हो गया, और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं खारिफ और रबी क्रॉप्स के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारे, वैसे हाँ एक एग्ज़ाम्पल है खारिफ, ये खारिफ क्रॉप के है और ये रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है बच्चों। अभी एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि सर ये जो पैडी है वो विंटर सीज़न में ग्रोन क्यों नहीं होता है। तो बच्चों एक बात मैं कहता हूँ कि पैडी है ऐसे जो माने के क्रॉप्स है, इन क्रॉप्स को क्या है हाईली अमाउंट में वाटर चाहिए, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में वाटर चाहिए। अब इनको हाई अमाउंट में जब वाटर चाहिए तो ये विंटर के सीजन्स में इनको इतना वाटर नहीं मिल पाता, दैट्स वाई ये विंटर सीजन्स में नहीं उगते हैं। दैट्स वाई खारिफ क्रॉप्स आर ओनली ग्रोन इन मानसून, माने के वाटर सीजन्स में ही ये खाली है ना, रेनी सीजन्स में ही ये खाली ग्रोन होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अभी कुछ फ़ोटोज़ दिख रही होगी आपको, ठीक है, कार्टून कार्टून लग रहा होगा, ये कार्टून्स नहीं है। लेट्स वी टॉक अबाउट, देखो अभी हमने जो बात की, अभी क्या थी, हमने जो बात की हम क्रॉप्स की बात की, किस तरह के क्रॉप्स उगते हैं, कौन से क्रॉप्स होते हैं ये, ठीक है, और इन क्रॉप्स को ग्रोन कैसे करते हैं और इनको कौन से सीजन चाहिए होते हैं ग्रोन होने के लिए, हमने अभी तक वो बात करी। अब हम बात करेंगे, डीपली बात करेंगे कि इन क्रॉप्स को हम उगा कैसे सकते हैं, ठीक है। इन क्रॉप्स को उगाने के लिए है ना कुछ प्रोसेस से होके निकलना पड़ता है, और उन प्रोसेस की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें अगर फार्मिंग करनी है, अगर तुम्हें क्या कोई भी फार्मर को भी कोई फार्मिंग करनी है तो उनको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी उनका क्रॉप्स 100% सही ऑब्टेन हो पाता है, वो उनका जो प्रोडक्ट है वो सही से ऑब्टेन कर पाते हैं, और साथ में है ना उनको स्टोर्ड भी, मतलब जो उनका पूरा प्रोसेस है अगर वो इससे नहीं करेंगे तो वो है ना अपनी क्रॉप को बचा नहीं सकता, सही से ग्रोन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर तुम्हें घर में भी खेत उगाना है तो बोलना, घर में खेत तो उगता नहीं है पर उगाना हो तो बोलना, इन प्रोसेस की देखना उग रहे थे कि नहीं उग रहे, ठीक है। चलो लेट्स वी गो फॉर, हम बात करते हैं। तो इधर अब हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो जो सबसे पहले तुमको प्रोसेस दिख रहा है वो पहली प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन। फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है वो है शोविंग, और उसके बाद जो प्रैक्टिस आती है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र,
एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। और उसके बाद जो आती है चौथी, वो है हमारी प्रोटेक्टिंग, सॉरी नॉट अ प्रोटेक्टिंग, सॉरी नॉट अ प्रोटेक्टिंग, इस it was a irrigation process। उसके बाद जो हमारी आती है वो है हमारी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और उसके बाद हमारी आती है जो सिक्स्थ है वो है हार्वेस्टिंग। और जो लास्ट है वो है स्टोरेज, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फॉर वीड्स, इरिगेशन, अभी इन प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हमें शोविंग करते हैं, शोविंग के बाद हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, फिर हम इरिगेशन करते हैं, फिर प्रोटेक्टिंग, उसके बाद हमें सीड्स को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है वीड से, फिर हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ती है और स्टोरेजिंग भी करनी पड़ती है। तो हम इसके ऊपर आगे डिस्क्राइब में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हम अभी जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करा जाता है। तो जो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें है ना प्लॉगिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, प्लॉगिंग एंड टिलिंग बोल सकते हैं। एंड नहीं सॉरी, और टिलिंग, प्लॉगिंग और टिलिंग। अभी प्लॉगिंग और टिलिंग क्या होता है और ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हो क्या रहा है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, हमें जो फार्मिंग लैंड है उसे हम उसकी जो सॉइल है, मतलब उसकी जो मिट्टी है, हमें उसको है ना माने मॉइस्चर से नरम करना पड़ता है, ठीक है। नरम करने का मतलब क्या होता है कि उसको है ना हमें इजीली उसको है ना हमें उस हार्ड टफ जो उसकी लैंड है, सॉइल है, उसको हमें है ना स्मूथ करना पड़ता है, ठीक है। अब वो करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसको स्मूथ करने के लिए हमें प्लॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, प्लॉगिंग और टिलिंग करनी पड़ती है। ये आपने पहले है ना गांव में देखा होगा कि है ना बैल के पीछे है ना कुछ हल जैसा बांध देते थे, है ना बस उसको चलाया जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था और उससे होता क्या था तो मैं ही बताता हूँ, ठीक है। अभी इसमें मैं आके एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी। तो ये जो है वो प्लॉग है। क्या है, प्लॉग का काम क्या होता है कि ये है ना नीचे की जो सॉइल्स होती है उसको क्या करती है और ज़्यादा है ना उसको माने कि सॉइल्स को और ज़्यादा है ना नरम करती है। उसको नरम करने के लिए ये इसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्लॉगिंग में क्या होता है। तो प्लॉगिंग का इसमें देखो, प्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लूज़ करने के लिए कर रहे हैं हमारे सॉइल को, ठीक है। अब सॉइल को लूज़ क्यों करना है, ऐसा क्या है सॉइल के अंदर, तो हम बात करेंगे कि जो सॉइल्स होता है ना उसके अंदर है ना सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सॉइल के नीचे इनर पार्ट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। कैसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि है ना डिकेइंग प्लांट्स हो गए हैं, प्लांट्स डिके हो जाते हैं, एनिमल जब डिके हो जाते हैं तो माने उनके मरने के बाद जब वो डिकेड कर लिए जाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको भी हम है ना वो जो सॉइल है वो अपने अंदर माने के एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब उस सॉइल को हमें ऊपर लाना पड़ेगा क्योंकि उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ है ना अब कौन करे उस न्यूट्रिएंट्स का यूज़, प्लांट्स कर सके उस सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स का यूज़, ठीक है। तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स हमें किसको पहुंचाना है, टू प्लांट तक हमें पहुंचाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूज़ द सॉइल, सॉइल को लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम उसको लूज़ करेंगे तो क्या होगा,
लूज़ करने के बाद क्या होगा कि जैसे हम उसको लूज़ करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? अपर पोजीशन पे आ जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा, इधर अपर पोजीशन पे आ जाएंगे। और वो क्या काम करने में मदद करेंगे? वो मदद करेंगे हमें प्लांट्स को जल्दी ग्रोथ करने में और इजीली ऑब्टेन होने में। ठीक है, ओके। तो लेट्स वी गो फॉर इट। अभी हम बात करें तो कुछ प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि ठीक है, सॉइल को लूज़ करने के लिए भी हमें है ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ मैकेनिज़्म की हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे हम बोल सकते हैं। जैसे हम आपको बताओ, जैसे कि ये एक है प्लॉग। प्लॉग तो आपने देखा होगा, ओल्ड टाइम पे प्लॉग का इस्तेमाल किया जाता था। प्लॉग क्या करता था? उसका एक हैंडल होता था और उसका एक प्लॉग शाफ्ट होता था। प्लॉग शाफ्ट, ठीक है। प्लॉग शाफ्ट क्या करता था? उसके हैंडल की तरह वर्क करता था। और ये जो है, जो स्ट्रक्चर ऑफ जो प्लॉग शेयर दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉग शेयर, इसको क्या करते थे? इसको लैंड में इनबिल्ड किया जाता था, ठीक है। और ये जो बीम है इसको है ना हम बुल के कंधों पे बांध देते थे, ठीक है, इन द आर्म्स ऑफ बुल, ठीक है। बुल के कंधों पे बांध देते और फिर इसे प्लॉग करते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जो सॉइल है वो कहाँ पे आ जाता? अपर द लेयर पे आ जाता था, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। अब हम दूसरी बात करें, फिर धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ी तो उसके बाद आया हुई। हुई भी वैसे बोलूँ तो बुल के आगे इसको बांध दिया था बीम को, ठीक है। और फिर इसको है ना माने के खींचा जाता था, ठीक है। ये हुई है, हुई भी एक इक्विपमेंट है उसके बाद। और अभी जो हम बोले ज़्यादातर अभी फाइनली जो यूज़ होता है वो है हमारा कल्टीवेटर, ठीक है। आपने कल्टीवेटर के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा आई थिंक। नहीं सुना तो बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। कल्टीवेटर क्या करते हैं? कल्टीवेटर को हम है ना इनबिल्ट कर देते हैं ट्रैक्टर में, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत कम लेबर वर्क में हो जाता है और फटाफट हो जाता है, इसलिए तो ये बेस्ट चीज़ है। बोलो कल्टीवेटर अभी मतलब तो भी है। अभी हम बात करें तो हमारे ट्रेडिशन मेथड में हुई तो नहीं, बट ब्लॉक तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड में आ जाता है। और उसके बाद जो हम बोले तो हमारी जनरेशन्स में हुई आता है, हुई के बाद कल्टीवेटर आता है, ठीक है। अभी कल्टीवेटर की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का टॉपिक क्लियर होता है। लेट्स वी गो फॉर फर्दर, ओके। अभी हम बात करेंगे जो हमारी पूरी प्रोसेसिंग हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं सोविंग का, ठीक है। शोविंग क्या होता है? सबसे बेस्ट तो पहला क्वेश्चन कि शोविंग होता क्या है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था? अभी हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, प्लांट्स के लिए हमने न्यूट्रिएंट्स को अपर पार्ट पे लेके आए, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके आए। अब ऊपर की तरफ लाने के बाद क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स को हमने न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ला दिया और सॉइल को लूज़ कर दिया। अब सॉइल को लूज़ करने के बाद अब हम सोविंग करेंगे। सोविंग का मीनिंग होता है कि सीड का इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सीड को हम इम्प्लांट करते हैं किसके अंदर? लैंड के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो सीड है वो गुड हेल्थ में है कि नहीं, ठीक है। सीड का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सीड की हेल्थ कैसी है। अगर हम है ना मतलब गुड हेल्थ में होगा सीड तो क्या होगा, तो क्या फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा अच्छा ग्रोन होगा और इजीली ग्रोन हो जाएगा। अगर वही ख़राब सीड होगी तो इजी बात है कि नहीं ग्रोन होगी, वो जगह आपकी ख़राब भी कर सकते हैं और आजू बाजू और भी आपके क्रॉप्स को वो ख़राब कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हमारा बेस्ट ध्यान हम किस पे रखा जाता है, वो है सीड के ऊपर रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर जितनी अच्छी सीड की क्वालिटी होगी उतना अच्छा ही वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करके देगा। तो सोविंग में सबसे पहले ध्यान यही रखा जाता है कि हमें है ना बेस्ट क्वालिटी में सीड्स चाहिए। अभी हम बात करें तो इसके अंदर है ना ट्रेडिशनल मेथड में इसके अंदर कुछ मैकेनिज़म्स आ जाते हैं जिसके अंदर हम सीविंग का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी एक ट्रेडिशन मेथड है और एक जो हमारा न्यू जनरेशन मेथड चल रहा है वो तो है ही, ठीक है। अभी ट्रेडिशनल टूल्स की बात करूँ, ट्रेडिशनल टूल्स की मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल टूल्स में आपको दिख जाते होंगे, ये आपको दिख रहा होगा ट्रेडिशनल टूल्स में, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये सोविंग के लिए ही है ये ट्रेडिशनल टूल्स, ठीक है।
और इसको आई थिंक ये है ना एक पाइप वाला मेथड है, ये एक पाइप मेथड है जिसके अंदर फर्नल और पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम प्लॉगिंग करते हैं, प्लॉगिंग के टाइम पे ही इसके अंदर क्या होता है, एक फर्नल को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्नल ऐड हुई है तो क्या होगा, जब प्लॉग होगा तो हम क्या करेंगे, जितनी हमें सीड्स इम्प्लांट करनी है उसको हम किसमें, फर्नल में डाल देंगे। और विद द हेल्प ऑफ पाइप जब हम माने कि सॉइल को लूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो जो सीड है वो उसके अंदर है ना अपने आप लैंड में चली जाएगी, ठीक है। और ये हेल्पफुल भी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, नॉर्मली एक टाइम पे हम पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। बट ये वही बात है कि ये है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है। अभी हम बात करें न्यूली मेथड के अंदर, वो आ जाता है सीड ड्रिल। क्या आ जाता है, सीड ड्रिल, ठीक है। ये बहुत कम लेबर वर्क में काम हो जाता है, इसमें कोई लेबर की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। इसको हमने ट्रैक्टर के पीछे लगाई और ये इजीली क्या करेगी, जो सीड है उसको इम्प्लांट कर देगी। किसके अंदर इम्प्लांट कर देगी, हमारे लैंड के अंदर, ठीक है, सॉइल्स में डाल देंगे, ठीक है। और ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, तो इज़ द बेस्ट थिंग, ओके, शोविंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो और हाँ, एक और बात कि जो शोविंग है उसमें है ना आपको सीड का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सीड सही क्वालिटी की नहीं होगी तो आपका है ना जो माने कि प्रोडक्ट है वो भी सही ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। और साथ में है ना ऐसा भी होता है कि एक ही सीड नहीं डालते, बहुत सारी बंच में सीड्स डाली जाती है। उससे क्या होता है कि अगर एक दो सीड थोड़ी ख़राब भी है तो कोई इशू नहीं, ख़राब मतलब नहीं, अगर उसको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही है, सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो दूसरी सीड्स जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर कोई ना कोई सीड्स तो ग्रोन होगी और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ही। तो दैट्स व्हाई इसके अंदर प्रोसेसिंग करा जाता है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारी प्रोसेस में आगे हम जाएंगे तो आगे आता है एडिंग मैन्योर, मैन्योर को ऐड करना, ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अभी एक सीधी बात है, हमने माने कि हमने सॉइल डाल दी, हमारी सोविंग कर दी, सीड्स को हमने डाल दिया, वो ग्रोन हुई। अब हम क्या करेंगे, मैन्योर का ऐड करेंगे और फर्टिलाइज़र का ऐड करेंगे। अब इसमें मैं बात करूँ, जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक है और जो फर्टिलाइज़र्स है वो तो हम बोल ही सकते हैं वो ऑर्गेनिक तो नहीं होते, केमिकल से बनते हैं, ठीक है। अभी मैन्योर हम बात करें, ये ऑब्टेन होते हैं काव डंग से, ठीक है, काव डंग से बनते हैं और ये तो केमिकल्स से बनते हैं, ठीक है। अभी काव डंग से कैसे बनते हैं, काव डंग बोल सकते हैं या फिर एनिमल डंग से हम बोल सकते हैं, एनिमल डंग से बनते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है, हम क्या करते हैं मैन्योर में, हम जो काव का डंग है माने एनिमल डंग है, उसको क्या करेंगे, उसको हम रखेंगे, स्टोर करेंगे लॉन्ग टाइम तक। फिर उसको क्या होगा, जब वो डिके हो जाएगा और एक अच्छी सही तरीके से विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या होगा, डिके होगा। डिके होने के बाद क्या होगा, उसके डिके होने के बाद उसका जितना भी था मतलब उसका क्या न्यूट्रिएंट्स है वो उसके अंदर रह जाएंगे, ठीक है। अब उस न्यूट्रिएंट्स वो क्या है, वो हेल्प भी करेगा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, और क्या मदद करेगा कि उसको अलग अलग बीमारियों से भी बचाएगा, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हो गए उससे भी उनको बचाएगा, कीड़ों से भी बचाएगा, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है और ये ऑर्गेनिक है। बट बात वही है कि एक मैन्योर को बनाने में 5 से 6 साल लग जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा लेबर वर्क प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला लेबर वर्क प्रोसेस है। और हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो आज के टाइम मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स इजीली मिल जाते हैं, बहुत कम डिमांड में बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स को हम है ना पेड़ों के ऊपर माने कि हमारे जो क्रॉप है उन पर छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है, ये उनको हेल्पफुल भी होते हैं कि मतलब है ना हेल्पफुल ही होते हैं कि वो सारे के सारे माने कि जो इंसेक्ट्स हो गए, रिंग वॉर्म्स हो गए, जो भी हो गए, सबसे उनको बचाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ये फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं। अगर ये टॉक्सिक है तो जब ये इजी बात है कि इनका ज़्यादा यूज़फुल करने से लैंड को भी डैमेज होता है, ठीक है,
लैंड पे डैमेज होता है, फूड में भी आई थिंक कुछ ना कुछ डैमेज तो होता ही होगा, ठीक है, लैंड में डैमेज होता है और ये कम लेबर वर्क प्रोसेस है, बट लेबर वर्क ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं होता, बट ठीक है, अभी ज़्यादातर यही यूज़ होती है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर इट। ये आपको दिख रहा होगा एक इंसान फर्टिलाइज़र छाट रहा है, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स बहुत तरीके के आपको फर्टिलाइज़र्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट ये है कि हेल्पफुल यही है कि मतलब बचाते हैं प्लांट्स को, बट बात वही है कि ये बहुत कम लेबर वर्क में यूज़ होता है, ज़्यादातर फार्मर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट अ मैन्योर। और पर अगर हमें एग्रीकल्चर फार्मिंग करनी है वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, तो हम मैन्योर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े बेस्ट टाइप्स रह जाते हैं कि हमें यूज़ करने चाहिए, लेट ना, कोई बात नहीं। अब जो है हमें तो खाना ही है, खाना तो हमें खाने को मिलेगा ही, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों अभी इसके लिए, बाकी की आगे का टॉपिक हम दूसरे वीडियोस में हमारी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी हमारा जो बाकी के प्रोसेसिंग बाकी है, हमें तो आपको वो वीडियोस दूसरी वीडियोस में दिख जाएगा। और थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए, और है ना साथ में बेल आइकन को दबाइए हमारी और आगे वीडियोस के लिए, और इसके बाद वाली वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू बच्चों।